हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी मास्टरों और पटवारियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपको एक टॉपिक देता हूं। हो सकता है आवाज़ ज़्यादा बढ़िया नहीं हो क्योंकि रिसोर्स की कमी है दोस्तों, तो थोड़ा सा ढंग से देख लिया करो और इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों, पूरी संभावना है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इससे मिलेंगे। चलिए, आज हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, मैं शॉर्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन पर ही फोकस करता हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में उल्लेखित हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में है। अगर दोस्तों मैं बात करूं, ये तीनों याद रखने हैं आपको। अगर मूल अधिकार की बात करूं दोस्तों, अगर मूल अधिकार है वो भाग 3 में है दोस्तों। मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और दोस्तों, जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य, वो भाग 4 क में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 क में है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की। तो दोस्तों, निर्देशक, ये इस निर्देशक शब्द को पकड़ना। निर्देशक शब्द में कितने अक्षर हैं? 4 हैं दोस्तों, 1 2 3 4। तो निर्देशक में 4 शब्द हैं, इसी को पकड़ लेना आप कि ये भाग 4 में है। दोस्तों, बात है कर्तव्य की, मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, कैसे हमारा कर्तव्य हो जाएगा और कैसे हमारा फोर्क हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना। मूल अधिकार है दोस्तों, बाकी यही बचा, तो ये भाग 3 में उल्लेखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, या मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, या नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। तो दोस्तों, मूल अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ये भाग 3 में है। अगर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व पूछे तो सिर्फ निर्देशक पकड़ना है हमें। निर्देशक में 4 वर्ड हैं दोस्तों, 4 अक्षर हैं, इसी के आधार पर हमने ले लिया कि ये भाग 4 में है। और दोस्तों, कर्तव्य की बात आए तो कैसे हमारा कर्तव्य शुरू होता है और कैसे हमें 4 में उल्लेखित है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूल अधिकार है वो भाग 3 में है, मूल कर्तव्य हैं वो 4 क में हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों भाग 4 में है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आगे कंफ्यूज कर देता है हमें कि मूल अधिकार 3 में है या मूल कर्तव्य 3 में है। दोस्तों, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर हम राइट टिक नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखना, मूल अधिकार भाग 3 में, मूल कर्तव्य, कर्तव्य में दोस्तों क आता है तो इसलिए 4 क में, और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों निर्देशक है इसलिए भाग 4 में। अब अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 51 अनुच्छेद दिए दोस्तों। 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है, उनमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, 36 से लेकर 51 तक इनको आप याद रखना। मूल अधिकार है दोस्तों वो 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मूल अधिकार कितने तक किया गया है? 12 से लेकर 35 तक किया गया है दोस्तों। हमने पढ़ भी लिया था कि 31 है वो संशोधित हो गया है दोस्तों, 31 को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि मूल अधिकार में पहले दोस्तों 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो भाग 12 में चला गया दोस्तों। पहले ये भाग 3 में था संपत्ति का अधिकार, अब भाग 12 में चला गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद की बात करें तो 31 से बदलकर ये 300A हो गया है दोस्तों, 300 क। तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो हमें अनुच्छेद याद रखने हैं दोस्तों, 36 to 51, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है दोस्तों, वो है नीति निर्देशक तत्व। अब ये कहाँ से ग्रहण किए गए दोस्तों, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं वो ग्रहण किए गए आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अगर दोस्तों मूल अधिकार की बात करें तो दोस्तों ये अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए।
मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वो हमने रूस से लिए, और नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड से लिए। दोस्तों अच्छी अच्छी बातें समझ में आई कि नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से बढ़िया थे, तो इनको हमने ग्रहण कर लिया। मूल अधिकार दोस्तों बिल ऑफ राइट्स हैं वो हमने अमेरिका से उठाकर अपने संविधान में उल्लेखित कर दिए। और दोस्तों मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 क में हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये रूस से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए हैं। तो ये जो ऊपर वाली है दोस्तों 1 नंबर, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। इतना जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और इनके भाग दोस्तों याद रखना है आपको, मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान बनाया था, इन्हीं का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है दोस्तों। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इन्होंने दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व है उनको भारतीय संविधान की विशेषता किसने कहा है? तो ये तो हमारे लिए सिंपल हो जाता है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता किसे कहा है? तो दोस्तों मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये ऑप्शन आ जाते हैं, तब हमारे लिए थोड़ा कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हम अच्छी तरह से याद है हमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कहा है। इनको नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इनको भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। इनका नाम भी आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। तेज बहादुर सप्रू समिति, ये समिति के अध्यक्ष थे तेज बहादुर। तो दोस्तों इसका नाम तेज बहादुर सप्रू समिति पड़ गया। उन्होंने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक तत्व तैयार किए। तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि ग्रहण कहाँ से किए गए? आयरलैंड से। दोस्तों आयरलैंड में जो दे रखे थे उनको तेज बहादुर सप्रू समिति है, उन्होंने दोस्तों पहले पढ़ा, उनको प्रेरणा ली, और फिर भारतीय संविधान के लिए इन्होंने नीति निर्देशक तत्व तैयार किए। तो ये भी आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना दोस्तों कि कौन सी समिति ने नीति निर्देशक तत्व तैयार किए? तो वो है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू समिति। किस समिति ने नीति निर्देशक तत्व तैयार किए? तेज बहादुर सप्रू समिति ने। कहां से ग्रहण किए? आयरलैंड के संविधान से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य में सहायक है दोस्तों। ये नहीं शब्द आ गया दोस्तों, ये तो गलत है। नीति निर्देशक तत्व है वो कल्याणकारी राज्य में की स्थापना में सहायक है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, या नहीं है। नहीं तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ही सहायक है। चलते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है बौद्धिक सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और बौद्धिक सिद्धांत दोस्तों। अगर दोस्तों इनके आप अनुच्छेद भी याद रखना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी सिद्धांत है दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 38, 39 दोस्तों, अनुच्छेद 38 है, इसके बाद 39, और दोस्तों 41, 42, 41, 42, और इसके अलावा दोस्तों 47, ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद है। समाजवादी सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों 38, 39, 41, 42 और दोस्तों 47। ये 47 है, इनको ध्यान रखना, ये 42 है दोस्तों। और दोस्तों अगर गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो गांधीवादी सिद्धांत में दोस्तों 38, 39 तो अपने यहाँ आ गए, तो उसके बाद है दोस्तों 40, 40 के बाद में दोस्तों 41, 42 यहाँ आ गए, फिर 43, और दोस्तों फिर लगातार है 46,
47 और 48, 46, 47 और 48। तो दोस्तों जो 47 है वो दोनों में है, गांधीवादी भी है और दोस्तों समाजवादी भी है। 47 है वो गांधीवादी भी है और समाजवादी भी है। दोस्तों प्रॉपर रूप से पूछे तो ये पूछेंगे कि 40, 43, 46 और दोस्तों 48 है, लेकिन 47 भी आप ध्यान रखना समाजवादी सिद्धांत है। 38, 39, 41, 42 और 47। दोस्तों गांधीवादी की बात करें तो 40, 43, 46, 47, 48 तीनों लगातार हैं। 47 है वो गांधीवादी भी है और समाजवादी भी है। दोस्तों इसी प्रकार बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो जो बच गए पहले तो हम करते हैं 44, उसके दोस्तों अलावा 45, 44 और 45 दोनों बचे हुए थे। इसके अलावा दोस्तों अब 48 से लेकर 51 तक, दोस्तों 48 से लेकर 51 तक। और दोस्तों 48 है वो गांधीवादी भी है और बौद्धिक सिद्धांत भी है, ये भी आप ध्यान रखें। 48 गांधीवादी भी है और बौद्धिक सिद्धांत भी है। आई होप दोस्तों ये अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहला सिद्धांत है दोस्तों समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है बौद्धिक सिद्धांत। तो दोस्तों समाजवादी सिद्धांत है उनमें अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 47 5 अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। इसी प्रकार दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो 40, 43, 46, 47, 47 5 अनुच्छेद है दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। और बौद्धिक सिद्धांत है दोस्तों वो है 44, 45, 48, 49, 50, 51। तो दोस्तों 6 अनुच्छेद है वो इससे संबंधित है बौद्धिक सिद्धांत से, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते दोस्तों केटीसा है। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है दोस्तों किसने? केटी साहे ने। केटी साहे ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों इनमें अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं, लोक कल्याण का राज्य के लिए दी हुई हैं कि इनको ग्रहण कर आप एक लोक कल्याण का राज्य की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार है वो इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अच्छी सरकार चलाने के लिए इनका सहारा लिया जा सकता है। तो दोस्तों सरकार है इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। तो केटी साहे की बात ध्यान रखना आप। केटी साहे ने कहा है कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, यानी सरकार है वो चाहे तो इन्हें मान भी सकती है और जरूर नहीं है, बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो सरकार है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है तो इनका सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों नीति निर्देशक तत्व 46वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। दोस्तों हमने ये पढ़ लिया कि नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। लेकिन दोस्तों ये वर्णन कब किया गया? ये किया गया 46वें संविधान संशोधन दोस्तों। 46वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों उनको भाग 4 में डाल दिया और अनुच्छेद बना दिए 36 से लेकर 51 तक। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो। अगर दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो बनाएं दोस्तों। तो इसलिए आप हमें मोटिवेशन दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद हमने पढ़ लिए दोस्तों, कितने अनुच्छेद हैं? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों 36 से लेकर 51 अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सहायक है। दोस्तों हम अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है दोस्तों। सिर्फ राज्य की परिभाषा वर्णन है तो यह है दोस्तों राज्य परिभाषा वर्णन। राज्य की परिभाषा दी हुई है, ऊपर जो हेडिंग डालते हैं दोस्तों वही बात है राज्य की परिभाषा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 37 की बात करें तो दोस्तों ये अगर नीति निर्देशक तत्व है हनन हो जाए तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती दोस्तों। तो यहां लिख सकते हैं हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती दोस्तों। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अगर नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो ये क्योंकि दोस्तों न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर दोस्तों बात करें हम अनुच्छेद 38 की, 38 है वो कहता है कि ये
अगर आप इनका पालन करोगे तो एक लोक कल्याण का राज्य की स्थापना होगी। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं लोक कल्याण का राज्य, लोक कल्याण का राज्य, लोक कल्याण का राज्य। दोस्तों लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो इनकी स्थापना जरूरी है दोस्तों। इसलिए लोक कल्याण का राज्य की नीतियों का इसमें वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है? लोक कल्याण का राज्य की नीतियों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा 39 है। 39 में क्या बताया है? 39 दोस्तों कै, अच्छी तरह से ध्यान रखना आप, 39 कै। दोस्तों इसमें न्याय प्राप्ति के समान अवसर व निःशुल्क कानूनी सहायता का जिक्र किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों 39 कै इसमें समान न्यायिक व्यवस्था दोस्तों, सेम समान न्याय व्यवस्था, समान अवसर मिलेंगे न्याय के दोस्तों, समान न्याय प्राप्ति, ये लिख सकते हैं समान न्याय प्राप्ति। यानी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। अगर कोई गुनहगार है तो उनको सजा मिलेगी और कोई सही है दोस्तों उसको न्याय मिलेगा। तो समान न्याय प्राप्ति का अधिकार है दोस्तों। फिर है 40, अनुच्छेद हमारा 40 ये कहता है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना है। तो 40 है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 40। उसके बाद दोस्तों 41 ये कहता है कि किसी को प्राप्त मजदूरी या नहीं मिले तो इसकी सहायता करो, बेरोजगार है तो उसकी सहायता करो दोस्तों, वृद्धावस्था में आ गया है या कोई शरीर से कमजोर हो गया है, कोई बीमार हो गया है तो इसकी सहायता के लिए दोस्तों 41 है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता, चाहे वो बीमार हो गया हो दोस्तों, चाहे वो बूढ़ा हो गया हो, तो हम उनकी सहायता करें। तो ये हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि वो जो रुग्ण लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं या जिनको प्राप्त मजदूरी नहीं मिलती उनकी सहायता करो और उनको हक दिलवाओ। इसके बाद 42 में क्या दे रखा है कि न्याय संगता दे रखी है, कार्य की न्याय संगता, यानी दोस्तों सभी से समान कार्य करवाया जाएगा। ये नहीं है कि कोई 10 घंटा काम कर रहा है, कोई 3 घंटा कर रहा है। तो दोस्तों अगर कार्य की न्याय संगतता होगी तभी लोक कल्याण का राज्य की स्थापना होगी। इसलिए दोस्तों 42 में दे रखा है कार्य की न्याय संगतता। इसके बाद दोस्तों 43 में कह रखा है कि दोस्तों कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। 43 दोस्तों ये ध्यान रखना, 43 में है कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग दोस्तों इनको प्रोत्साहन दोगे तो एक कल्याण का राज्य की स्थापना होगी, क्योंकि कुटीर उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलेगा और देश हमारा राज्य है उसका भी भला होगा दोस्तों। एक लोक कल्याण का राज्य की स्थापना होगी। और अगर दोस्तों अब बात करें हम 42 की, दोस्तों 44 में क्या दे रखा है? 44 में दे रखा है एक रूप नागरिक संहिता, एक रूप नागरिक संहिता दोस्तों ये भी ध्यान रखना, 44 में दे रखा है एक रूप नागरिक संहिता। उसके बाद दोस्तों 45 जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों और अभी इंपॉर्टेंट बन चुका है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा था दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दोस्तों। इसमें संशोधन हुआ, आपको पता है इसमें संशोधन हुआ और संशोधन के तहत दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, वो संशोधन दोस्तों इसमें 45वां जो अनुच्छेद है नीति निर्देशकता का उनमें संशोधन किया गया है दोस्तों। और क्या बना दिया दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया दोस्तों। बात करें हम मूल अधिकार की तो मूल अधिकार में 21 कै जोड़ा गया दोस्तों। मूल अधिकार में क्या जोड़ा गया? 21 कै। 21 कै से हमारा मतलब यह है कि दोस्तों इसका 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यह अधिकार है कि वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें, उनको कोई रोक नहीं सकता, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों 45वां अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया
और दोस्तों संशोधन कब हुआ? 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यानी 2002 में संशोधन हुआ और 86वां संविधान संशोधन है दोस्तों। इसमें मूल अधिकार है वो 21 कै जोड़ा गया दोस्तों। 21 के साथ 21 कै कर दिया गया और 21 कै में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दोस्तों बात करते हैं मूल कर्तव्य की। दोस्तों मूल कर्तव्य है उनमें 51 कै जोड़ा गया। मूल कर्तव्य में कौन सा जोड़ा गया? 51 कै जोड़ा गया। और 51 कै में यह बात कही गई, क्या बात कही गई दोस्तों, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है दिलाने का जो कर्तव्य है उनके माता पिता या शिक्षक है, उनका कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। यानी ये जरूरी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो पढ़ने चाहिए, ये इनके माँ बाप का और दोस्तों कोई भी शिक्षक है तो इनका कर्तव्य है। और ये दे रखा है अनुच्छेद 51 कै में। यानी इनको जो संशोधन हुआ दोस्तों 45वां अनुच्छेद है उसको तोड़कर 21 कै कर दिया मूल अधिकार में और 51 कै कर दिया मूल कर्तव्य में। दो इसमें माँ बाप का कर्तव्य हो गया दोस्तों और इसमें बच्चे का अधिकार दे दिया। और दोस्तों आपको पता हो तो ये भी पता होगा कि आरटीई है दोस्तों, यही तो है आरटीई 2009 कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को, ये ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। क्या लागू हुआ? आरटीई 2009। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम 46 में क्या दे रखा है दोस्तों कि पिछड़े वर्ग हैं उनकी शैक्षिक व आर्थिक रक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग हैं चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। दोस्तों ओबीसी की बात है, यहाँ पिछड़े वर्ग है उनकी क्या करनी चाहिए हमें दोस्तों? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के दायित्व के बाद की जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शैक्षिक और आर्थिक रक्षा पर जोर दिया गया है। शैक्षिक शिक्षा भी दी जाए और इनको दोस्तों कोटा वगैरह भी दे दिया गया। अब आता है दोस्तों 47 है कि किसी का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। तो दोस्तों जीवन स्तर की बात कही गई है 47 में। जीवन स्तर की बात कही है दोस्तों 47 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, चाहे वो स्वास्थ्य में सुधार करना हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार करना हो, लेकिन उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है दोस्तों, ये कही गई है 47 में। बात करते हैं दोस्तों 48 की। तो इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन है दोस्तों, एक कृषि का भी और साथ में पशुपालन, मिश्रित कृषि है दोस्तों, कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन की बात कही गई है कि अच्छी जैविक कृषि की जाए और पशुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इनमें साथ में 48 कै जोड़ा गया दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। 48 कै जोड़ा गया दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। वो किससे संबंधित आपको पता है? वो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण। किससे दोस्तों? 48 कै है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण में दोस्तों वन है, वन्य जीव है, सभी को हमें बचाना है, उनकी रक्षा करनी है, तभी हमारे पर्यावरण का सुरक्षा होगी दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 49 है दोस्तों, जो ऐतिहासिक स्थान हैं उनको सही रखना है, उनकी रक्षा करनी है दोस्तों। 49 में क्या दे रखा है दोस्तों? ऐतिहासिक जो भी जगह हैं, स्थान हैं, महल किले हैं, तो उनकी हमें ध्यान रखना है और रक्षा करनी है, ऐतिहासिक दोस्तों 50 में दे रखा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक, यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, दोनों मिक्स हो रहे हैं दोस्तों, गड़बड़ है। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का जो अनुच्छेद है वो है दोस्तों 50। उसके बाद दोस्तों 51 में दे रखा है हमें लास्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 में क्या दे रखा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये दे रखा है दोस्तों 51 में। तो ये हमारे अनुच्छेद है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से लेकर 51 अनुच्छेद दे रखे हैं, उनको आप बार बार पढ़ना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।
अब दोस्तों एक चीज और पढ़ लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व है और मूल अधिकार है, उनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले अंतर तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है और मूल अधिकार भाग 3 में है, आपको यही ध्यान रखना है। इनके दोस्तों अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व है उनके 36 से लेकर 51 अनुच्छेद हैं और दोस्तों मूल अधिकार है इनके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। उसके बाद दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी इनका हनन भी हो जाए दोस्तों तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। नीति निर्देशक तत्व का हनन हो जाए तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, लेकिन दोस्तों मूल अधिकार है इनका हनन हो जाए तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। दोस्तों इनकी प्रकृति सकारात्मक है कि ये लोक कल्याण का राज्य की स्थापना चाहते हैं, लेकिन इनकी नकारात्मक भी हो सकती है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इनमें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और इनमें मूल अधिकार में दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। और इन जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो मूल अधिकार है इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और लास्ट है दोस्तों इनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता और मूल अधिकार है दोस्तों ये आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं, आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर दोस्तों हम इनको मूल अधिकार हैं इनको स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये कभी स्थगित नहीं किए जा सकते। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।